वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे 21 जून का, उसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी हम 2 वीडियोस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो एस्टेट के हो, KVS के हो, NVS के हो, सेट एग्ज़ाम हो, UGC नेट का एग्ज़ाम हो, हमने हर क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड शेयर भी करना। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। हमें नॉमिनल GDP गिवन है, हमें रियल GDP गिवन है, आपसे GDP डिफ्लेटर जो है पूछा गया। अब आप लोगों को क्या पता है? हम लोगों को पता है कि GDP डिफ्लेटर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है आपका GDP डिफ्लेटर का, आपका होता है नॉमिनल GDP। आपको जो भी नॉमिनल GDP दे रखी होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, रियल टर्म्स में जो हमारे पास GDP होती है उसको नीचे लिखते हैं और अपॉन 100 करते हैं और हमारा GDP डिफ्लेटर निकल जाता है। अब आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या गिवन है। अब आप देखिए किस ऑप्शन के अंदर नॉमिनल GDP आपकी ऊपर गिवन है। अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल GDP आपकी कितनी है? 36,000 अपॉन में रियल GDP का है आपकी, रियल GDP आपकी है 34,000। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आप अगर यहाँ इंटू 100 लगा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा GDP डिफ्लेटर की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में इन्होंने इंटू में 100 नहीं लगाया हुआ, तो आप देखिए ये वाला पार्ट कहाँ पर गिवन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कंजप्शन स्पेंडिंग इज लाइकली टू बी इंक्रीज विद। हमारा जो कंजप्शन है, जो हमारा उपभोग है, वो कब बढ़ सकता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन आपको समझ आया कि हमारे उपभोग के बढ़ने की जो संभावना है वो कब है। ऑप्शन है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तब, अगर हमारे पास जो वेल्थ है, जो पैसा है वो घट जाए तब, या टैक्स की रेट बढ़ जाए तब, या इंक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट। आप देखिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो आपके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, आप कंजप्शन पर स्पेंड नहीं करोगे। अगर आपके पास जो वेल्थ थी, जो पैसा था, वही कम हो गया, तब आप खर्च नहीं कर पाओगे, तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा टैक्स लेगी, टैक्स लेने से आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो आप कंजप्शन स्पेंडिंग इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर क्या होता है, राइज होती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट राइज होने का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर किसी ना किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। तो अब हम ये क्या कह सकते हैं, कंजप्शन स्पेंडिंग इंक्रीज होने की संभावना कब है? जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट राइज हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़, यहाँ पर डैश गिवन है, हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट 2021 और 22। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2021 में और 22 के अंदर किस चीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा अपना पैसा खर्च करती है, ठीक है, अपने बजट का, सब्सिडीज देने में, डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करने में, पेंशन पर एक्सपेंडिचर करने पर, इंटरेस्ट पेमेंट। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल बोरोइंग लेती है, तो गवर्नमेंट को जो भी बजट में रिवेन्यू मिलती है ना, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा उसका कहाँ जाता है? इंटरेस्ट की पेमेंट करने में जाता है। 20, अगर 1 रुपीज़ उसके पास इनकम है तो उसमें से 20 पैसा कहाँ चला जाता है? 20 पैसा उसका इंटरेस्ट पेमेंट पर अकेला चला जाता है। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि यूनियन गवर्नमेंट
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करती है? तो इंटरेस्ट पेमेंट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगले क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एक प्रोग्राम है, स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू टैकल द प्रॉब्लम। पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो क्या था। ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसका एक प्रोग्राम था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, 6 साल से कम उम्र के बच्चों का न्यूट्रिशन, उनको जो खाना सही से उनको प्रॉपर डाइट मिले और उनकी स्कूलिंग अच्छे से हो जाए, प्री स्कूलिंग अच्छे से हो जाए, उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की थी और उनके मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। उन्होंने देखा था 0 से 6 साल तक के बच्चे बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार हो रहे थे, उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है लाई गई, जिसने क्या किया, ये जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम थी, कुपोषण का जो शिकार 6 साल तक के बच्चे हो रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। कौन सी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए? मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगली देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब हम स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग द गवर्नमेंट रेगुलेट एग्रीकल्चर मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंसी मार्केटिंग कंडीशन। ये बात सही है। इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एंटर करना होगा और वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसा, ठीक है, मतलब मार्केटिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर मार्केट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना होगा। तो ये स्टेटमेंट आप देखो तो सही है। गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस सीलिंग लगा देती है, प्राइस फ्लोर लगा देती है, ताकि ना तो किसी भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ना तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाए, ना ऐसा हो कि किसानों को नुकसान हो, बहुत कम प्राइस मिले। तो गवर्नमेंट को एंटर करना चाहिए ना मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो यही स्टेटमेंट बोली है फर्स्ट में। सेकंड देखिए, कॉरपोरेटिव मार्केटिंग जो है वो हेल्प करती है फेयर प्राइस फॉर फार्मिंग की। जो कॉरपोरेटिव मार्केटिंग होती है ना, सहकारी क्या मार्केटिंग, इसमें क्या होता है कि कोशिश ये की जाती है कि किसी भी फार्मर के साथ अनफेयर ना हो, उनके प्रोडक्ट का सही प्राइस मिले। तो ये बात भी सही है कि जो कॉरपोरेटिव मार्केटिंग होती है वो क्या करती है कि फार्मर को उनका फेयर प्राइस मिले प्रोडक्ट का, इसका ध्यान रखती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है इन अ गेम थ्योरी द सेट ऑफ आउटकम फॉर अ गेम। अब आपने गेम थ्योरी में आपने देखा होगा गेम्स होते हैं, 2 प्लेयर्स के बीच में गेम का एक सेट बनता है, ऐसे वाला टेबल बनती है, ठीक है, रो होती है एंड कॉलम होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? गेम थ्योरी के अंदर जो भी आपके आउटकम्स आएंगे गेम के, ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ए और बी में गेम खेली जा रही है। गेम किस तरह की खेली जा रही है कि कोई प्रोडक्ट है उनका, उसके प्रोडक्ट को मतलब उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वो मान लो ए पर्सन है, मार्केटिंग करता है तो सेल बढ़ जाती है, बी डिसीजन लेता है कि मैं बिना मार्केटिंग के प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि गेम थ्योरी में जो सेट ऑफ आउटकम, जो आपके रिजल्ट आएंगे वो आपके कैसे डिटरमाइन होते हैं। जो आपके रिजल्ट आते हैं ना वो आपके हमेशा किससे डिटरमाइन होते हैं? पे ऑफ जो मैट्रिक्स होती है ना वो आपकी ये डिसाइड करती है कि आपके जो रिजल्ट या आउटकम है वो क्या रहेंगे। अब पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? पे ऑफ मैट्रिक्स एक टेबल होती है जिसके अंदर वो सारे ऑप्शंस
कंटेन होते हैं जो कि हर एक प्लेयर के पास अवेलेबल होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दो प्लेयर्स ने गेम खेली, ए ने और बी ने, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मार्केटिंग करे अपने प्रोडक्ट की और उसकी सेल इंक्रीज करे, या दूसरा ऑप्शन है कि वो मार्केटिंग ना करे। ठीक है, तो ये जो टेबल होती है यही कहलाती है आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल कहलाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, दीज शेयर होल्डर्स आर नोन एज अ रेजिडुअल ओनर। कौन से शेयर होल्डर को रेजिडुअल ओनर जो है वो कहा जाता है कंपनी के? इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के एक तरह से जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसमें क्या होते हैं, उसमें वो हिस्सेदार होने के साथ साथ कंपनी के ओनर भी होते हैं। आपने एक शो देखा होगा, टीवी पे आता था शार्क टैंक, उसके अंदर आपने देखा था ना कि वहाँ पर जो भी शार्क्स होते थे वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी जो है बिजनेस में लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी बिजनेस की आपके पास इक्विटी आएगी उतना ही ज़्यादा आप उस कंपनी के ओनर कहलाओगे और आपका जो डिसीजन मेकिंग में जो पावर होगी वो ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन भी पूछा गया कि वो कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनको रेजिडुअल ओनर्स माना जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा रेजिडुअल ओनर्स जो है वो माना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब आप लोगों को पता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है एस्टेब्लिश किए गए थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो एस्टेब्लिश किए गए थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? क्या हुआ था 1975 के आसपास, क्या किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर हमने मूवमेंट चलाया था गवर्नमेंट ने कि सभी को शिक्षा मिले, तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में क्या किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो खोले गए थे, जिसके अंदर क्या किया गया था कि गर्ल्स का जो एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो बढ़े। और तो इसीलिए, और कौन सी गर्ल्स का, जो पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, जो पिछड़े वर्ग में जो गरीब लड़कियां हैं, उनका एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए थे। तो आप ऑप्शंस पढ़िए, सेटिंग अप टू रेजिडेंशियल स्कूल, स्थानीय स्कूल खोले गए, एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स, अपर प्राइमरी लेवल पर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन स्कूल्स को खोला गया था, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्कूल्स थे वो प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते थे, गर्ल्स की अपर प्राइमरी एजुकेशन को, सॉरी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ लेबर डज नॉट इंक्लूड। इंफॉर्मेशनलाइजेशन का मतलब होता है अनौपचारिक। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे यहाँ पर 2 तरह की लेबर होती है, एक तो फॉर्मल लेबर होती है, एक क्या होती है, फॉर्मल नहीं होती। जो फॉर्मल नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। अब कोई लेबर इनफॉर्मलाइजेशन है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी ऑप्शन के हिसाब से। इनफॉर्मल, अब आप देखिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आप लगाइए एक टीचर का एग्जांपल, अगर एक टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, वैसे तो फॉर्मल जॉब है दोनों ही, बट एग्जाम्पल के लिए, तो फिर क्या है, प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि कम से कम सैलरी उस टीचर को मिले। तो एक तरह से उसका क्या करना चाहेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन उसका करना चाहेंगे, कम से कम सैलरी, ज़्यादा से ज़्यादा काम वर्कलोड उसको देना चाहेंगे। और फॉर्मल में क्या होगा, अगर मान लो उसी टीचर की गवर्नमेंट जॉब है तो उसको एक सेट ऑफ वर्क कंप्लीट करना है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो ये फ़र्क होता है कि फॉर्मलाइजेशन में और इनफॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ पर अगर इनफॉर्मलाइजेशन है लेबर का, उसका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, लोअर वेज। तो सबसे पहला रीज़न
लोअर वेज, अगर लेबर की वेज रेट कम है तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इनफॉर्मलाइजेशन है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये उसकी। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कि उसको जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन, जो लेबर है उसके क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो इनफॉर्मल है। रिड्यूस द टैक्स बेस ऑन इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्या करना चाहिए आप लोगों को कि टैक्स बेस को रिड्यूस करें, जो इनकम है एम्प्लॉयज़ की उस पर। सिर्फ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कभी भी इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा है कि प्रॉब्लम ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर क्या होती है, तो ये सब प्रॉब्लम इनफॉर्मलाइजेशन की है, लेकिन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, वट ए एंड बी, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड फंक्शन में, ये ए और ये जो यहाँ पर बी कोफिशिएंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों को पता है ए क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट इंटरसेप्ट है, और बी क्या है, यहाँ पर जीरेंट इंटरसेप्ट है। तो इसीलिए कॉन्स्टेंट इंटरसेप्ट ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, यूनिट ऑफ अकाउंट, किसी भी चीज़ को मेजर करती है यूनिट ऑफ अकाउंट में, तो ये भी काम मनी का है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप कि फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है डेफर्ड पेमेंट का, तो ये भी मनी का काम है। लेकिन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, प्राइस को इंडेक्स करना ये मनी का काम नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म कैन सेल ऑल आउटपुट इट वांट्स टू। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म कह रहे हैं क्वेश्चन में, अपना सारा का सारा आउटपुट सेल कर सकती है जितना भी वो चाहे। कब, आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन ऐसी होती है कि एक फर्म प्राइस टेकर होती है, ठीक है। फर्म क्या होती है, प्राइस को टेकर करने वाली होती है। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये डिसाइड कर दिया, अब उसको जितना भी प्रोडक्ट अपना बेचना है वो उसी पे बेचेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यही हुई। तो अब आप ऑप्शंस पढ़िए। बाय कटिंग डाउन सप्लाई ऑफ आउटपुट, वो अपनी सप्लाई को, आउटपुट को कट क्यों करेगी, नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में उसको इसी प्राइस पर प्रोडक्ट बेचना है, चाहे वो ए मार्केट में बेचे या किसी दूसरी बी मार्केट में बेचे, क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, उसको एक ही प्राइस मिलेगा, उस प्राइस पर उसे अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, तो वो कभी भी अपनी सप्लाई को कट नहीं करेगी। सेकंड है बाय लोअर द प्राइस, कि वो अपने प्राइस का जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को लो कर दे, ये उसके पास पावर ही नहीं होती, तो ये भी नहीं वो कर सकती। बाय लोइंग इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करके क्या वो अपने सारे आउटपुट को सेल कर सकती है, ये भी नहीं। विदाउट लोअरिंग एनी प्राइस, वो क्या करेगी, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास एक ही ऑप्शन होता है कि जितना भी प्राइस मार्केट में अवेलेबल है उस प्राइस पर वो जितना भी प्रोडक्ट बेच सकती है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट को बेचती है। तो विदाउट लोअर द प्राइस, अपने प्राइस को कम किए बिना वो क्या करती है, करंट में जो प्राइस चल रहा होता है मार्केट पे उसमें सारे प्रोडक्ट को बेच देती है, क्योंकि उसके पास यही पावर होती है परफेक्ट कंपटीशन में कि वो प्राइस टेकर होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये आपका डिमांड फंक्शन है, ये आपका सप्लाई फंक्शन है, आपसे प्राइस पूछा है। आप लोगों को पता है डिमांड क्या होता है, हमारे इक्वल होती है सप्लाई के। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यही किया, 1000 माइनस P इक्वल होगा किसके, 100 प्लस 4P के। अब आप देखिए, अब इधर क्या करेंगे हम, इसको माइनस, ये माइनस का P इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ 5P हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 100 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 900 हो गया। अब 900 P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, 900 अपॉन क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया, डिमांड इक्वल कर दी सप्लाई के, आपका ऑटोमेटिकली क्या निकल गया, प्राइस निकल गया, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संतुलन प्राइस। तो यहाँ पर आज हमारे कुछ क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस हो गए हैं।
बचे हुए क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़रूर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को शेयर करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग अस।